हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी स्किल टू एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसका एग्ज़ाम रहा। अब इसका एग्ज़ाम हुआ, देखो इसमें एक सिंगल एग्ज़ाम होता है प्लस एक इंटरव्यू होता है। बस एक सिंगल एग्ज़ाम प्लस एक इंटरव्यू होता है। बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है स्किल टू की, अच्छी सैलरी मिलती है इसमें। और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा, आरआरबी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ये एग्ज़ाम। इसमें क्या इसकी जो फाइनल कट ऑफ की बात करें, इसका एग्ज़ाम कब हुआ है? 29 सितंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम कराया गया। 29 सितंबर को इसका एग्ज़ाम कराया गया 2024 में। ठीक है, और इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है उस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिजल्ट के बारे में। इसका रिजल्ट कब आ सकता है, रिजल्ट डेट क्या हो सकती है आरआरबी स्किल टू ऑफिसर की, एग्रीकल्चर के ऑफिसर की। ओके, इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए वो सभी। उसके बाद कट ऑफ क्या हो सकते हैं, इंटरव्यू के लिए कट ऑफ कितना हो सकता है। कोई इंटरव्यू के लिए कट ऑफ भी जानना चाहता है। कुछ स्टूडेंट का फ़ोन आया था मेरे पास, तो वे कह रहे थे कि आप सर इंटरव्यू के बारे में बताइए, तो उनका क्वेरी था, वो भी देखेंगे। हाउ टू प्रिपेयर, इसका तैयारी कैसे करें कि इसके नंबर कितने अच्छे आते हैं। मान लो थोड़ा सा इसका कैलकुलेट भी करेंगे कि नंबरों को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो आज सभी बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये आरआरबी स्केल टू जो होता है, आरआरबी स्केल टू ऑफिसर एग्रीकल्चर या मार्केटिंग ऑफिसर या लॉ ऑफिसर, बहुत सारे ऑफिसर इसमें होते हैं। खासकर मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा। तो अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया है, 29 सितंबर 2024 का एग्ज़ाम दिया है, तो उसके रिज़ल्ट की बात अगर मैं बात करूं तो दीपावली से पहले ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, दीपावली से पहले रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने की बात बता देता हूं मैं आपको। लास्ट वीक, ये तो इस मंथ के लास्ट या थर्ड वीक में ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ तो मैं 31 अक्टूबर से पहले, यानी कि दीपावली से पहले ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, इंटरव्यू कब होगा? इंटरव्यू होगा आपका नवंबर में। ठीक है, नवंबर में इंटरव्यू हो जाएगा आपका। दिसंबर एक महीना गैप करके, और जनवरी के 1 जनवरी को ये अलॉटेड किया जाता है बैंक। जिसका भी सिलेक्शन होगा वो 1 जनवरी 2024 को होता है। रिजर्व, जिनका तो रिजर्व लिस्ट में नाम था पिछले साल 2023 में, जो रिजर्व कैटेगरी में रह गए थे, उनका 31 दिसंबर को रिजल्ट आता है। ठीक है, 31 दिसंबर जो भी महीने का लास्ट डे पड़ता है, 30 दिसंबर 31 दिसंबर, वो आप देख सकते हैं। महीने का जो भी लास्ट डे पड़ता है उसमें उसका रिजल्ट आ जाता है रिजर्व कैटेगरी का। अब हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट, तो रिजल्ट की मैंने आपको बता दी कि इस मंथ के लास्ट वीक में या उसके थर्ड वीक में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 20 तारीख के बाद में इसका रिजल्ट आने की संभावना है। 20 तारीख के बाद इसका रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, दूसरा ये है, क्योंकि एक महीने का 29 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है, तो 29 अक्टूबर, तो एक महीने का लगभग 20 दिन का समय तो लेते ही है ये लोग। ठीक है, तो 20 अक्टूबर के बाद इसकी संभावना पूरी है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या को डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ता है। देखो, बीएससी एग्रीकल्चर आपने किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपने किया है किसी भी फील्ड में। आपने पेस्टिसाइड में काम किया है, आपने फर्टिलाइज़र कंपनी में काम किया, आपने ट्रैक्टर एजेंसी में काम किया, आपने एनजीओ में काम किया, आप एक्सटेंशन में काम किया है, आपने कुछ भी 2 साल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप एलिजिबल हैं। आप लोग जाइए बेफिक्र होके। कुछ लोगों का है कि सैलरी स्लिप मांगी जाती है क्या? सैलरी स्लिप की कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर लोग सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर कुछ नहीं मांगते। ठीक है, आपसे केवल क्या मांगेंगे? एक्सपीरियंस लेटर और आपकी डिग्री। बीएससी एग्रीकल्चर, आपके पास कंप्लीट डिग्री मार्कशीट होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो मार्कशीट होनी चाहिए 8 की 8। आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर किसी कोई लग रहा है कि मैं इंटरव्यू में जाऊँगा, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा रिसेंटली का। ठीक है, फिलहाल 2024 का बनवा लीजिएगा, चल जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर बन जाता है। अगर कोई देखो वहाँ पर क्या होता है, जब मेरा लास्ट ईयर इंटरव्यू होता, तो मैं आपको बता देता हूँ इंटरव्यू में वहाँ पर क्या कहते हैं लोग। इंटरव्यू में जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, और जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछा जाता है, अलग का मतलब ये नहीं कि उनको अलग अलग चेयर में बिठा, ऐसा नहीं होता है। अलग का मतलब ये होता है कि उनसे अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वाला कैंडिडेट होता है, उससे एक्सपीरियंस प्लस एनओसी मांगा जाता है।
एक्सपीरियंस प्लस एनओसी। जो प्राइवेट होता है उसके पास उससे क्या मांगा जाता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उससे क्या मांगा जाता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, एनओसी नहीं मांगा जाता। क्योंकि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्राइवेट जो संस्था होते हैं, वे क्या काम करते हैं, एनओसी देने में दिक्कत करते हैं। तो इसलिए आरआरबी कहता है कि आप क्या करिए, आप हमें एक्सपीरियंस लेटर दीजिएगा 2 साल का। आपने कहीं 2 साल काम किया है, लेटर हेड पर आपने लिखवाया है, लेटर हेड पर लिखवा के चली जाइए। लेटर हेड जो होती है उस पर आपकी ईमेल आईडी, उसका संस्था का ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आप सही तरीके से लिखा होना चाहिए, ठीक है, ताकि उससे कॉन्टैक्ट किया जा सके, ईमेल आईडी वगैरह। लेटर हेड जो होता है, लेटर हेड किसी से पूछ लेना, लेटर हेड जो होता है उस पर सब कुछ लिखा होता है, ठीक है, किसी भी संस्था का लेटर हेड होता है। अगर किसी के पास अपॉइंटमेंट लेटर है तो बहुत अच्छी बात है, ज्वाइनिंग लेटर है तब भी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी से कोई मतलब नहीं है, आप 5,000 रुपये सैलरी कमा रहे थे, 10,000 रुपये सैलरी कमा रहे थे, 50,000 सैलरी कमा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी से ना कोई मतलब नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उन्हें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। आपके 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। एमएससी भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मास्टर डिग्री अपने पीएचडी का रखा है, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर बताने की। आप 10वीं 12वीं बीएससी एग्रीकल्चर और 2 साल का एक्सपीरियंस बताइए, बाकी कुछ नहीं बताने उनको वहाँ पर, ठीक है। जो भी आपने उसके बाद जो आपने फॉर्म फिल किया था, आपको जो फॉर्म फिल होता है जब आपने आरआरबी फॉर्म इस स्किल टू एग्रीकल्चर ऑफिसर में अप्लाई किया है, तो आपने एक फॉर्म फिल किया होगा आरआरबी स्किल टू का। उस फॉर्म को ही आपको लेके जाना है, वही फॉर्म खुलेगा आपको, उसको प्रिंट करके निकलवाना है। आपके पास अगर पीडीएफ है तो उसको निकलवा के रख लीजिए, 2 कॉपी बना लीजिए, वो ज़रूर उसकी ज़रूरत होती है, उसको चाहिए होता है, ठीक है, वो आपके पास होता है। और कॉल लेटर आपके पास चाहिए, कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ आपसे मांगेंगे। दूसरा है कि जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कैंडिडेट होते हैं, जैसे आपने भी IBPS एफओ अगर कोई है, IBPS एफओ जिसने किया है, एफओ 2 साल काम किया है, तो वो उसे एनओसी मांगा जाता है, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस एनओसी, ठीक है। अगर आप कहीं भी NSC में है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में है, इफ्को में है, आप कहीं भी हैं, अगर गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉय हैं तो आपके पास NOC होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो डॉक्यूमेंट से संबंधित मैंने जो प्रॉब्लम थी, आपकी जो क्वेरी थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी डेट मैंने बता दिया है। कट ऑफ की बात करें तो इंटरव्यू के कट ऑफ की बात करें, पिछली बार जो था 26.6 पे था। 200 क्वेश्चन में से 250 240 क्वेश्चन में से कट ऑफ इतना था 26.6। लेकिन अब की बार थोड़ा सा हो सकता है कि देखो टाइमिंग की वजह से अगर हो सकता है कि 26 है तो इसमें 10 या 15 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। 30-35 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है। लेकिन 30-35 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 70 से प्लस 70 जो मार्क्स हैं वही अपना सिलेक्शन समझे। 65-70 जो होता है क्वेश्चन का, क्योंकि देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं लोग। मान लीजिए आपके 70 क्वेश्चन ठीक है, तो 70 क्वेश्चन ठीक है, तो यानी कि 70 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो 70 × 4 से कीजिएगा तो 28 मार्क्स आपके बने हैं। कितने में से? 80 मार्क्स में से। 80 मार्क्स में से आपके कितने बने हैं? 28। 10 नंबर आपको इंटरव्यू में मिल सकते हैं, 12 नंबर भी मिल सकते हैं। मुझको तो 15.5 नंबर भी मिल गए थे, तो 15-16 नंबर भी लोग दे देते हैं इंटरव्यू में। 15-16 तक इंटरव्यू में आते हैं। इंटरव्यू में फेल भी किया जाता है, फेल भी कर देते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर आप क्या बात कर रहे हो, फेल हमने नहीं देखा आज तक। मैंने इसे एक वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो उस पर देख सकते हैं, एक वीडियो बना रखी है। उसमें उसको फेल कर दिया गया था। फेल का मतलब ये होता है कि उसका जो एक्सपीरियंस लेटर था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, उसको कंसीडर नहीं किया गया था। जब कंसीडर नहीं किया गया तो वो फेल ही माना जाएगा, ठीक है। नंबर की बात करें तो 20 में से कितने इंटरव्यू में कितने मैक्सिमम जो नंबर आ सकते हैं, 15 से 16 नंबर आ सकते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम की बात करें तो 10 नंबर मिनिमम है और मैक्सिमम 15-16 नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से बताते हो। वहाँ से क्या पूछा जाता है इंटरव्यू की, आप तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको देखो आयोग तो RRB को पढ़ना पड़ेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, कितने RRB है, 43 RRB हैं, कौन प्रॉफिट में है, कौन लॉस में है, ये सब। बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि आप मान लीजिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, RRB का ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रोल है, और नाबार्ड का क्या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रोल है। इस तरह से नाबार्ड को पढ़ना पड़ेगा। नाबार्ड आप अच्छे से पढ़िए, नाबार्ड के बारे में पढ़िए। नाबार्ड को सुपरवाइज कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। RRB को सुपरवाइज और कौन करता है, RRB को सुपरवाइज कौन करता है, नाबार्ड करता है, ठीक है। 2 तरीके से करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। एक विजिट करके, एक ऑनलाइन डाटा मंगवा के। तो इस तरह से चीज़ें क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो भी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है वहाँ से
थोड़ा सा एटीएम के बारे में आप पढ़ सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड एग्रीकल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर स्कीम से क्वेश्चन आते हैं। एसी एबीसी एग्रीकलिंग ने एग्री बिजनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी मिक्सड फार्मिंग होते हैं, फार्मिंग के टाइप्स जितने भी होते हैं, मोनोक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जो भी स्कीम है, परंपरागत कृषि विकास योजना है जो, उसके बारे में पूछा जा सकता है, कब इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कोई स्कीम है क्या। मैंने बताया था सर हाँ परंपरागत कृषि विकास योजना है। तो लोग इम्प्रेस होते हैं, क्वेश्चन का आंसर देने में चाहते हैं कि वे देखो आप हेजिटेट होते हैं, वे भी चाहते हैं कि बच्चा हेजिटेशन में है। आप क्वेश्चन का लेवल जैसे रखते हैं इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रखा जाता है, लोग डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से आप एक फॉर्मल ड्रेस में जाइएगा, अच्छे से टाई बेल्ट लगा के अगर आप के पास है तो आप, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू में और क्या हो सकता है, इंटरव्यू में आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। देखो जो भी एग्रीकल्चर स्कीम है स्टूडेंट, किसान क्रेडिट कार्ड को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। किसान क्रेडिट कार्ड से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जो आरआरबी है, आरआरबी किस पे काम करता है, किसान क्रेडिट कार्ड और एमएसएमई पे काम करता है, छोटे छोटे लोन देता है। ठीक है, किसान क्रेडिट जो किसान ग्रामीण में जो गाँव होते हैं, ग्रामीण यानी कि विलेज, गाँव में कौन होते हैं, गाँव में तो किसान ही होते हैं, तो उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। तो केसीसी से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री पीएम सम्मान निधि योजना से पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर बजट से पूछे जा सकते हैं। यूनियन बजट जो आया था उसमें एग्रीकल्चर को कितना अलॉटेड किया गया, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्कीम जो होती हैं, स्कीम जो बैंकिंग स्कीम होती है, यानी कि बैंक के अंदर जो रनिंग स्कीम है, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इनसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो स्कीम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन वहाँ से ही आएंगे। दूसरा एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपीरियंस है यानी कि आपका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस जो है आपका, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आपने कहाँ ट्रैक्टर में काम किया है तो ट्रैक्टर का मॉडल पूछ लेंगे, हार्स पावर पूछ लेंगे, कितने का वैल्यू है, किसान अगर लेना चाहते हैं तो उसको कैसे आप दोगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपने किसी ट्रस्ट में काम किया, आपने एनजीओ में काम किया, तो एनजीओ किस तरह चलता था, क्या प्रॉफिटेबल था या नॉन प्रॉफिटेबल था, या किस तरह आप उस एनजीओ को चलाते थे, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे। आपने एक्सपेरिमेंट क्या किया, फील्ड में आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया, फील्ड में अगर कोई पेस्टिसाइड का काम करता है तो आप कैसे डील करते थे, आप किसान को कैसे कितनी मात्रा में आप कहेंगे कि सब पेस्टिसाइड को बंद कर देना चाहिए नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हो, बैंकिंग का क्या रोल है, बैंक में क्यों आना चाहते हो। आप कहोगे कि सर बैंक, मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण लोग हैं, किसान लोग हैं, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं किसानों की हेल्प करना चाहता हूँ इस क्षेत्र में आके, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। बाकी मैंने किसी की तैयारी नहीं की। आप ऐसे मत बोलना कि मैं एएफओ की तैयारी कर रहा हूँ, वो आप अलग बात है। उसे मत बोलना कि मेरा वहाँ नहीं हुआ या 10 नंबर से रहेगा, 1 नंबर से रहेगा, उसके बारे में डिस्कस मत करना। अपने पास्ट के बारे में कोई डिस्कस वहाँ पर मत करना। ठीक है स्टूडेंट, कभी आप लोग वहाँ जाके कहने लगे कि सर मेरे तो एएफओ में हो गया था, 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, ये आपके इंटरव्यूअर के सामने आप अपने आप को निगेटिव प्रेजेंट कर दिए हो। ठीक है, तो इस तरह की बातें मत करना। उसको बोलना सर मैंने भी ऐसे एग्रीकल्चर किया और मैं तैयारी कर रहा था इसी के लिए। आपको यही बताना कि सर मैं तो इसी की तैयारी कर रहा हूँ, यही मेरे लिए सब कुछ है, मैं इसी में काम करना चाहता हूँ, लोगों की सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव सेवा करना चाहता हूँ। कभी कोई ये बोलेगी इसमें तो यहाँ पर सैलरी के लिए आया हूँ, प्रमोशन के लिए आया हूँ, ऐसा मत बोलना बिल्कुल भी। वो तो है ही वहाँ पर, ठीक है, वो तो सैलरी प्लस आपका जो प्रोफाइल है वो तो है ही है, उसको चेंज कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोग इस तरह की बातें वहाँ पर करते हो तो आप एक निगेटिव इम्पैक्ट आप उनको डालते हो, निगेटिव इम्पैक्ट आप उन एग्जामिनरों पर या इंटरव्यूअर पर आप डालते हो। ठीक है, जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके सामने इस तरह से ज़्यादा बात मत, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर सीधा देना है, उलझाना नहीं है। ठीक है, नहीं कन्फ्यूज होना है। इसलिए अगर पता है ठीक है, नहीं पता है तो नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अगर आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछे, 5 ना अपन नो भी आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत आंसर मत देना। दूसरा, उनको हेर फेर का मत आंसर देना। ठीक है, जो एग्जिट आंसर है, जो सही एग्जिट क्वेश्चन है, उसका आंसर बिल्कुल एग्जिट ही होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने इंटरक्रॉपिंग पूछी तो इंटरक्रॉपिंग का आंसर बिल्कुल इंटरक्रॉपिंग में देना चाहिए। ठीक है, आपसे मिक्सड फार्मिंग पूछी, आपसे रेली क्रॉपिंग पूछी। मैं कुछ बच्चे जब मैं इंटरव्यू दे रहा था लास्ट ईयर, तो वहाँ पर भी पूछ रहे थे कि इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, तो लोगों को इंटरक्रॉपिंग के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि याद ना आए उस समय, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वही आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, बाकी आप लोग
और क्या रह गया बाकी। कट ऑफ की बात करें तो मैंने पहले आपको बता दिया 35-40 हो सकते हैं आपकी बार, 35-40 क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी बार इंटरव्यू के लिए। लेकिन ये सिलेक्शन फाइनल नहीं है, फाइनल कट ऑफ इतना ही रह सकता है, 35-40 के बीच में ही फाइनल कट ऑफ रह सकता है। मार्क्स, ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ये 35-40 जो क्वेश्चन हैं ये इंटरव्यू के लिए हो सकता है, लेकिन 35-40 जो मार्क्स हैं ये आपके फाइनल के हो सकते हैं। तो सर तो स्टूडेंट ये मैंने आपको डिस्कस किया है, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी डाउट है तो मैं इंटरव्यू पर भी एक सेशन लाऊंगा, इंटरव्यू की आप तैयारी कैसे करें उसका एक सेशन लाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको वीडियो में आपको लाता रहूँगा, ठीक है। अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।